दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 11 भारत के विदेश संबंध। ओके, अगर आप क्रम से मान के चल रहे हैं, यानी फर्स्ट बुक सेकंड बुक क्रम से मान के चल रहे हैं तो आपका अध्याय 11 होगा। और आप क्या इसे सेकंड बुक मानते हैं तो आपका अध्याय 4 माना जाएगा, क्योंकि आपकी जो पहली पुस्तक है ओके उसमें अध्याय 7 वैश्वीकरण तक है। ओके, फिर सेकंड बुक आपकी आ जाती है। ओके, तो वहां अध्याय 4 माना जाएगा। ओके, तो भारत के विदेश संबंध इस चैप्टर के हम क्या इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले दोस्तों वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए हैं, तो आप क्या वीडियो जाकर देखिएगा। बाकी इससे पहले वाले जो जितने भी चैप्टर हैं सभी के मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता चुका हूं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, प्रॉपर आप तैयारी करना चाहते हैं, 12th पॉलिटिकल साइंस 2025 के नाम से प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, विशेषकर वीडियो एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है, पूरा टारगेट करके मैं बता रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बने हैं ओके उनकी भी मैंने क्या है बात की है। बाकी आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, आपके लिए क्या है कंटेंट वही रहता है। ओके, तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य से हम लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं 2 अंकीय वाले प्रश्न। ओके, इस चैप्टर से हम बात करते हैं एमपी बोर्ड में। एमपी बोर्ड में इस वाले चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आना 100% दोस्तों हम लिख कर लीजिए 4 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में, या इस चैप्टर से आपके 4 नंबर क्वेश्चन आया। ओके, एक दो बार आपका 2 नंबर की क्वेश्चन आया है। ओके, तो 2 नंबर का फिक्स नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ओके, लेकिन 1-2 क्वेश्चन टॉपिक छोटे छोटे वाले तो मैं आपको 2 नंबर में कवर करा दे रहा हूं। बाकी यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है। जिस प्रकार से आपका हम बात करते हैं तो आपका इतिहास की बात करें तो भक्ति सूफी परंपराएं वाले से आपका 4 नंबर का आना फिक्स है। इसी प्रकार से दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन जो चैप्टर है अध्याय 11 इतिहास में, उससे 4 नंबर आना फिक्स है। इसी प्रकार से इस वाले चैप्टर से भी 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। ओके, तो वो मैं आपको सही बताऊंगा। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन आपको कवर करा दूं 4 नंबर वाले, जिन्हें आप पढ़ लेते हैं तो वहां से आपके 4 नंबर 100% यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। बाकी छोटे छोटे 2-3 टॉपिक भी हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं। पहला तो आपको पता होना चाहिए शिमला समझौता किसे कहते हैं। ओके, अब ये बता रहा हूं 2 नंबर में या फिर एक वाक्य में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ओके, शिमला समझौता के बारे में पता होना चाहिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया था, लेकिन क्या है ताशकंद समझौते साथ साथ पूछा गया था, तो हम आगे देखेंगे भी। शिमला समझौता क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य दिसंबर 1971 में क्या है हुए युद्ध के पश्चात 2-3 जुलाई 1972 को श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ समझौता क्या कहलाता है? शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। याद क्या रखना है, शिमला समझौता कब हुआ? भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ, दिसंबर 1971 में हुआ, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ। ये आपको पॉइंट याद रखे रहना है। इसमें पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने क्या है लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारत की सेनाओं के सामने क्या आत्मसमर्पण कर दिया। ये क्या है बांग्लादेश का कंडीशन है, बांग्लादेश में जब भेजी गई थी सेना। ओके, तो जो पाकिस्तान के 90,000 सैनिक थे उन्होंने क्या सरेंडर कर दिया था, और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को क्या है बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तानी शासन से मुक्ति हासिल हुई थी। जो आपका पूर्वी पाकिस्तान था ओके उसे आजाद कर दिया और बांग्लादेश बन गया। सिंपल है। आगे भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम में 23 में इस बार से 2 नंबर क्वेश्चन बना था। ओके, तो भारत के 4 पड़ोसी देश कौन से? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। याद रखिएगा। निःशस्त्रीकरण क्या है? आप ये वाला शब्द आपने कई बार देखा होगा, निःशस्त्रीकरण कई बार पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, अर्थ आपको पता होना चाहिए। ओके, कुछ ऐसे जो टॉपिक हैं जिन्हें आपके बारे में जानना चाहिए वो मैंने वहां कवर किया है। निःशस्त्रीकरण मतलब क्या होता है? विनाशकारी हथियारों अस्त्रों शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना या उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। 2 अर्थ इस बार से हम दे सकते हैं। एक बार था निःशस्त्रीकरण मतलब है कि जो विनाशकारी हथियार है, जैसे परमाणु बम हो गया, तो परमाणु बम हो गया ओके बड़े बड़े हथियार हो जाते हैं, उन पर क्या है उनके जो उत्पादन उनके बनावट पर रोक लगाना, या फिर जो पहले से उपलब्ध है उनको क्या है नष्ट करना। ये कहलाता है निःशस्त्रीकरण करना। क्योंकि शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा से भयंकर रूप धारण कर लिया था। शस्त्रीकरण यानी ये शस्त्रों का उपयोग करके जब युद्ध होते, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो ये क्या है भयंकर इसने तबाही मचाई थी तथा वैश्विक स्तर पर क्या है महाविनाश का क्या खतरा मंडराने लगा था। अतः वर्तमान में शस्त्रीकरण के स्थान पर क्या निःशस्त्रीकरण पर बल दिया गया है, मतलब शस्त्रों का स्थान नहीं दिया जाएगा। निःशस्त्रीकरण यानी शस्त्रों के बिना क्या बातचीत से क्या है किसी भी अगर समस्या का समाधान किया जाए। वर्तमान में विभिन्न राष्ट्र विश्व शांति स्थापित कराने हेतु निःशस्त्रीकरण पर जोर देकर शक्ति संतुलन बनाना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है? विश्व बंधुत्व का नामी में आप सब राष्ट्र छुपा हुआ है। विश्व बंधुत्व, बंधुत्व यानी भाईचारा, विश्व में क्या है भाईचारा की स्थापना, विश्व बंधुत्व। तो विश्व बंधुत्व से तात्पर्य विश्व के सभी देशों के साथ बंधुत्व भाईचारे की भावना लेकर चलना, उसे भाईचारे की भावना के अनुसार ही सभी देशों के विकास की बातें करना, तो उस व्यवहार को हम क्या कहते हैं विश्व बंधुत्व का व्यवहार कहते हैं। जैसे भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत लिखिए। एक वाक्य में पूछा जा सकता है, सिंपल है। तो भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। आगे नेक्स्ट है ट्रैक टू कूटनीति से क्या समझते हैं? तो ट्रैक
टू कूटनीति क्या है? जब निजी संस्थाओं एवं समूह अथवा व्यक्तियों द्वारा दो या अधिक देशों के बीच कूटनीतिक भूमिका का निर्वाह किया जाता है तो उसे क्या है? ट्रैक टू कूटनीति कहा जाता है। ओके, क्या होता है कि ट्रैक टू कूटनीति? दो या दो से अधिक देशों के बीच अगर कूटनीति का निर्वहन हो रहा है, उनकी बातचीत हो रही है, किसके माध्यम से? किसी निजी संस्था या समूह के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से, वो आपका ट्रैक टू कूटनीति कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। तो अभी ये जो मैंने आपको बताया, ये 2-3 टॉपिक थे छोटे छोटे जो आपको जानना जरूरी था। अब यहाँ से जो आपका मैंने बता चुका हूँ, फिक्स आपका 4 नंबर का क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आपका यहाँ से रखा मिलने वाला है। तो यहाँ से मैं लगभग आपको 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ओके, जिन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो 4 नंबर फिक्स कर लेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी कवर किए हैं, जो आ सकते हैं उनकी भी हम बात करने वाले हैं। थोड़ा क्या है कि 4 नंबर क्वेश्चन है तो 2 लाइन का क्वेश्चन है तो आप रट भी सकते हैं। ओके, लेकिन अब यहाँ 4 नंबर का है तो आपके 4 क्या है 5-5 पॉइंट आपको याद रखने पड़ते हैं, तो यहाँ रट नहीं सकते हैं आप, रटने का कंडीशन नहीं है, केवल एक ही तरीका है समझना। अगर रटना स्टार्ट करेंगे तो आप क्या है 1-2 दिन में एक ही क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। ओके, तो ऐसा नहीं काम चलेगा, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आपको क्या है उस टॉपिक को समझना है, क्या बातचीत हुई है वो आपको समझना है, फिर अपनी लैंग्वेज में पेपर में आप लिख सकते हैं। ओके, समझ कर आपको रखना है इस प्रकार से। चलिए देख लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन समझाते जाऊंगा। ओके, तो समझते जाइएगा। पहला हमारा यहाँ क्वेश्चन है, भारत की गुट निरपेक्ष नीति की विशेषताएं। भारत ने की गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया तो उसकी क्या क्या विशेषताएं थी? गुट निरपेक्ष नीति एक बार मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। ओके, तो एक बार मैं आपको गुट निरपेक्ष नीति को समझा देता हूं, क्योंकि ये चैप्टर में गुट निरपेक्ष नीति वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ लेते हैं, काम आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा और माइंड में आपका लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए क्या हुआ था, देश कब आजाद हुआ था? 1947 में देश अपना क्या आजाद हुआ था। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों आपका समाप्त हुआ तो 1945। मतलब आप कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे समाप्त हुआ अपना देश आजाद हुआ था। ओके, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय यानी 1945 से या 1945, 46, 47 के समय का जो था, ओके, उस समय जो पूरा देश था, मतलब पूरा विश्व था, सॉरी देश जो पूरा विश्व है, ये पूरा विश्व है, ये 2 टुकड़ों में टूटा हुआ था, 2 टुकड़ों में विभाजित था। ऐसा नहीं कि 2 टुकड़ों में टूटा है, कहा जाता था। ओके, 2 गुटों में बांटे थे, 2 ग्रुप बने थे, पूरे विश्व में 2 ग्रुप बने थे। एक तो आपका अमेरिका वाला ग्रुप हो जाता है, ओके, यूएसए वाला आपका ग्रुप था, दूसरा आपका सोवियत संघ वाला, ओके, सोवियत संघ वाला ग्रुप। तो एक तो आपका अमेरिका वाला गुट था, दूसरा सोवियत संघ वाला गुट था। ओके, गुट यानी ग्रुप, गुट को आप क्या ग्रुप समझ सकते हैं। तो बहुत जो विश्व के सभी देश थे, किसी न किसी गुट में शामिल थे, किसी न किसी ग्रुप में शामिल थे। बहुत सारे जो ग्रुप देश थे वो अमेरिका के ग्रुप में शामिल थे, और बहुत सारे जो देश थे वो सोवियत संघ में शामिल थे। ओके, अब समस्या क्या होती थी, जो देश जैसे जो देश के अमेरिका में शामिल हो जाता था वो जो ओके, तो सोवियत संघ वाले जितने भी देश थे उसे क्या शत्रु मानने लगते थे, और जो देश क्या सोवियत संघ में शामिल हो जाता था वो अमेरिका वाले उसे शत्रु मानने लगते थे। ओके, तो इस प्रकार से था। अब भारत के साथ जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत देश आजाद हुआ 1947 में, तो भारत से भी प्रस्ताव रखा गया कि भैया भारत आपको किस गुट में जाना, किस ग्रुप में शामिल होना, अमेरिका वाले में कि सोवियत संघ वाले में। ओके, भारत क्या है 200 साल से ज्यादा गुलाम रहा है अंग्रेजों का, उससे पहले क्या है मुगलों का गुलाम रहा है। तो भारत के साथ समस्या थी, किसी के साथ भी शामिल हो जाता तो उसकी बातें हमें माननी पड़ती। ओके, और साथ साथ दूसरी समस्या ये भी थी, अगर क्या अमेरिका के साथ शामिल होता तो सोवियत संघ उसका सहयोग न करता। ओके, सोवियत संघ के साथ शामिल होता तो अमेरिका उसका सहयोग न करता। तो भारत में मैन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया? कि एक अलग गुट बनाया जाए। ये 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप के अलावा एक तीसरा ग्रुप बनाया जाए। ओके, तीसरा ग्रुप बनाया जाए, जैसे क्या कहा गया है, गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष, ओके, गुट निरपेक्ष यानी किसी गुट में शामिल नहीं होना। 2 गुट हैं, 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप में शामिल नहीं होना, एक तीसरा ग्रुप बनाना है। ओके, और ये तीसरा ग्रुप होगा वो दोनों का सहयोग करेगा। ओके, अपने हिसाब से निर्णय लेगा, किसी की बात नहीं मानना पड़ेगा हमें। ओके, तो एक तीसरा ग्रुप बनाए जिसे गुट निरपेक्ष कहा जाता है। इसका मतलब है कि क्या है, दोनों में ग्रुप में शामिल नहीं होना, अपने अलग से ग्रुप है जिसमें क्या है हम अपने स्वतंत्र रूप से रहेंगे, इस टाइप से बताया जा रहा है। ओके, इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हम ना इसमें शामिल हुए तो ना हमें अमेरिका से बुराई हुई। अगर हम सोवियत संघ में शामिल हो जाते तो अमेरिका से बुराई हो जाती, अमेरिका में शामिल हो जाते सोवियत संघ से बुराई हो जाएगी हमारी। ओके, इसलिए क्या हुआ, एक अलग ही तरीका अपनाया गया। और जब जो नए देश स्वतंत्र हुए तो सभी क्या है गुट निरपेक्ष में क्या है शामिल हो गए, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा था कि है 200 से दोनों जो गुट है उनसे दोस्ती बनी रहती थी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये गुट निरपेक्ष नीति कहलाता है। तो गुट निरपेक्ष नीति आप समझ गए होंगे। तो इसकी विशेषता क्या क्या है, तो अब आपको समझ में आसानी होगी। देखिए, पहला विशेषता है, कोई पेपर में कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखें, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 पॉइंट में लिखेंगे तुरंत आपको नंबर मिल जाएंगे। थ्योरी से बचना है, पॉइंट में आपको लिखना है। देखिए, कंटेंट तो वही रहता है, चाहे थ्योरी में लिखे चाहे पॉइंट में लिखे, लेकिन पॉइंट में लिखने का थोड़ा अलग ही प्रभाव रहता है। ओके, टीचर को भी तुरंत समझ में आ जाता है, नंबर तुरंत आपको मिल जाएंगे। पहला, भारतीय गुट निरपेक्षता नीति एक स्वतंत्र नीति का पालन करने में विश्वास करती थी। स्वतंत्र नीति, फिर हम क्या है किसी भी देश में अगर शामिल हो जाते हैं अमेरिका में तो अमेरिका की बातें माननी पड़नी, सोवियत संघ में शामिल होते सोवियत संघ की बातें माननी पड़ती। अब हमने अलग गुट बना लिया है तो हमें क्या किसी की बातें नहीं मानना, अपने हिसाब से चलेंगे। तो यही था कि हमें स्वतंत्र नीति का पालन करते हैं। भारत की स्पष्ट मानता थी गुटबंदियों राष्ट्रीय हितों के लिए अत्यधिक हानिकारक है। मतलब किसी गुट में भी हम शामिल कर रहे हैं तो हो रहे हैं हमारे लिए क्या एक प्रकार से हानिकारक ही होगा।
अतः हमने सदैव अपने राष्ट्र संबंधों के गुट निरपेक्षता को आधार बनाया है। सिंपल है। दूसरा है भारतीय गुट निरपेक्षता अलगाववाद तटस्थता की नीति न होकर अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक रहने और उन समस्याओं को हल करने के लिए सहयोग देती है। ओके, ऐसा नहीं कि अलग गुट बना लिया तो विश्व में कुछ भी चल रहा है उससे मतलब नहीं है। ओके, सभी की जो विश्व की अंतरराष्ट्रीय समस्याएं उनके प्रति जागरूक तो हैं। ओके, इस टाइप से ही बताया जा रहा है। नेक्स्ट है भारतीय गुट निरपेक्षता जातिवाद एवं रंग भेद का विरोध करते हुए विश्व बंधुत्व एवं वैश्विक शांति पर प्रबल हिमायती है, हिमायती यानी उसके हित में। ओके, तो गुट निरपेक्ष वाले जितने भी जो समूह लोग ग्रुप में शामिल हुए, भारत है और भी और शामिल हो गए हैं। ओके, तो वो क्या है, जातिवाद का विरोध करते हैं, रंग भेद का विरोध करते हैं, साथ ही विश्व बंधुत्व पर बल देते हैं और शांति पर क्या बल देते हैं। ओके, नेक्स्ट भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की एक अन्य विशेषता यह भी की है कि इसमें क्या समय अनुरूप बदलाव किया जा सकता है। गुट निरपेक्षता नीति के जो रूल बनाए गए पहले उसमें क्या है, हम अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने खुद अपना ग्रुप बनाया है। हम अपना खुद ग्रुप बनाएंगे तो हम अपने हिसाब क्या है नियम का बदलाव कर सकते हैं। यदि हम किसी ग्रुप में शामिल होते, जैसे अमेरिका ग्रुप में शामिल होते, तो अमेरिका की जैसा कहता वैसे ही करना पड़ता, सोवियत संघ जैसा कहता वैसे ही करना पड़ता। हमारा खुद ग्रुप है तो हम अपने मन के मालिक हैं, इस टाइप से हो जाता है। अन्य शब्दों में यह निर्भीकता और साहस की नीति थी, जो जरूरत पड़ने पर क्या युद्ध का भी सहारा ले सकती है। तो हम कह मैंने वैसे कह तो रहे विश्व शांति, लेकिन आवश्यकता पड़े तो हम क्या शस्त्र भी उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कहा विश्व शांति कहा तो आप जैसा चाहे करते रहे, हम कुछ ना बोले। जैसे भारतीय गुट निरपेक्षता नीति की अन्य विशेषता यह भी है कि यह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करती है। साम्राज्यवाद का मतलब साम्राज्य का जो विस्तार करने की जो नीति है, उपनिवेश मतलब दूसरे देशों को गुलाम बनाना, उपनिवेश का मतलब दूसरे देशों को गुलाम बनाने वाली नीति वो उपनिवेशवाद कहलाती है। तो इसका भी विरोध करती है, क्योंकि भारत खुद गुलाम रह चुका है, इसलिए क्या है इसका विरोध करता है। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति प्राचीन राष्ट्रों के लिए आजादी हासिल करने के लिए प्रबल पक्षधर है। ओके, जो भी देश गुलाम है उनके भी क्या है सहयोग कर रही आजादी के लिए। तो ये बताया जा रहा है, सिंपल है। ओके, थोड़ा समझ कर पढ़ना तो है, ये याद तो करना ही, लेकिन थोड़ा समझ कर करिएगा, याद आपको रहेगा और फिर लिख सकते हैं आप। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको क्या एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया था, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया था। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता नीति अपनाए जाने का कारण कि भारत ने क्या है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि गुट निरपेक्षता की नीति की अपनाई। ओके, मतलब अमेरिका में ना शामिल हुआ ना सोवियत संघ में, एक अलग ही ग्रुप बनाया जैसे गुट निरपेक्षता की नीति कहा जाता है। तो ये अपनाने जाने के क्या कारण थे, क्या फायदे हुए भारत को, या क्या कारण थे, क्या रीजन थे कि भारत ने ये इस नीति को अपनाया, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो पॉइंट मैंने आपको याद रखना है। ओके, फिर तो आप लिख ही पाएंगे। हेडिंग डाली गई है भारत द्वारा गुट निरपेक्षता नीति अपनाए जाने के कारण इस प्रकार से। पहला है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद मैं आपको बता ही चुका हूं। उपनिवेशवाद मतलब दूसरे देश को गुलाम बनाना वाली नीति, उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद यानी मतलब क्या है, साम्राज्य का विस्तार करना, ओके, देश का विस्तार करना, मतलब देश का विस्तार करने के लिए दूसरे देशों को अपने देश में मिलाना युद्ध करके, इस टाइप से। ओके, तो ये वाली जो इसका विरोध करना, भारत ने इसका विरोध किया। भारत ने लंबी समय अवधि तक क्या साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद की त्रासदी को सहा है, क्योंकि भारत भी गुलाम रह चुका है, भारत को भी क्या है साम्राज्यवाद का सहना पड़ा है। अतः उसने इस व्यवस्था के विरोध के स्वरूप गुट निरपेक्षता की नीति चलने का मन बनाया है। ओके, दूसरा पॉइंट है कि शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की इच्छा। देखिए किसी के भी अगर हम क्या है ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो उसके अनुसार करना काम पड़ेगा, और जब हम किसी के अनुसार काम करेंगे तो वैसे एक प्रकार से क्या गुलामी ही होगी। ओके, इसलिए हम क्या है अलग गुट बनाया, हमारा ग्रुप है तो हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, इसलिए हम क्या शांति से अपना काम कर सकते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि भारत ने एक लंबी लड़ाई लड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की है, अतः वह चाहता है कि वह लंबे समय तक शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करे। चूंकि उस समय परिस्थितियों में किसी गुट में शामिल होने का तात्पर्य था कि उसके समर्थक देशों के साथ युद्ध में अपनी सहभागिता देना। ओके, अगर हम किसी भी देश के साथ शामिल हो जाते हैं, अमेरिका की गुट में शामिल हो जाते हैं, तो अमेरिका अगर कहीं युद्ध करेगा तो हमें भी युद्ध में शामिल होना पड़ेगा, जबकि हमारा लेना देना कुछ नहीं है, तो ये भी फिर दिक्कत हो जाएगी। और इस विकट परिस्थिति को टालने हेतु भारत ने क्या गुट निरपेक्षता की नीति को चलने का फैसला लिया। सिंपल है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आजादी की भावना। यदि भारत किसी गुट में मिलता तो उसे उसकी हाँ मिलानी पड़ती है। किसी के आप ग्रुप में शामिल होगे, ओके, तो उसका जो लीडर होगा उसकी जैसा कहेगा वैसे ही आपको मानना पड़ेगा। ओके, मतलब एक बार जब किसी की हम बात मान रहे हैं तो क्या एक बार से गुलामी, यही तो कहा ही है। ओके, तो नव स्वतंत्र भारत ने स्वतंत्र रूप से अपने नीतियों का निर्माण करने के लिए दृढ़ इच्छा रखता था, अतः उसने क्या गुट निरपेक्षता नीति को ही अपने अधिक उपयुक्त समझा। चौथा है आर्थिक विकास की आवश्यकता। भारत विश्व को दोनों महाशक्तियों एवं उसके समर्थक राष्ट्रों से आर्थिक एवं तकनीकी मदद प्राप्त करना चाहता था। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ कि भारत विश्व की दोनों महाशक्तियों एवं उनके समर्थक राष्ट्रों से आर्थिक और तकनीकी मदद प्राप्त करना चाहता था, और यह लक्ष्य किसी गुट विशेष में सम्मिलित होकर प्राप्त नहीं हो सकता था। अतः भारत ने अपने आर्थिक विकास की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए गुट निरपेक्षता की नीति पर चलने का फैसला लिया। क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया था मैंने यहाँ
कि दो गुटों में बता था, अमेरिका और सोवियत संघ। अगर भारत किसी में भी शामिल, भारत क्या चाहता था, भारत को क्या अपना विकास करना है, क्योंकि अंग्रेज पूरा लूट लाट के चले गए थे, तो देश का विकास करना है तो दोनों सहयोग चाहिए, अमेरिका भी सहयोग चाहिए और सोवियत संघ से भी सहयोग चाहिए। जब दोनों लोग से सहयोग चाहिए है तो एक इसलिए अलग ग्रुप बनाया गया। ओके, अगर नहीं तो अमेरिका में शामिल हो जाते तो सोवियत संघ वाला क्या मना कर देता कि मुझे कोई सहायता नहीं करनी है, और सोवियत संघ मना नहीं करता, साथ ही उससे संबंधित कई सारे देश थे। ओके, इस प्रकार से अमेरिका के साथ सहयोग करता तो अमेरिका के अगर साथ जाते सोवियत संघ मना कर देता, सोवियत संघ के साथ जाते तो अमेरिका मना कर देता सहयोग करने के लिए। ओके, इस कंडीशन हो जाती, जबकि क्या है भारत को तो दोनों का सहयोग चाहिए, तो इस स्थिति में क्या है गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई। तो आई होप आप समझ गए होंगे, 4 पॉइंटों के माध्यम से दिया है। याद करते समय क्वेश्चन के पहले आप हेडिंग याद कर लीजिएगा, फिर अपने हिसाब से जैसे मैंने समझा रहा हूं उसको, कहानी को, लैंग्वेज को आप याद रखिएगा और अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 22 में आया है, हाई चांसेस के आने के आपके 25 में। ओके, इसलिए आपको तैयार करके रखना है ये वाला क्वेश्चन, सभी जो मैं बता रहा हूँ क्रम से आपको तैयार करके रखना है। तो भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत तैयार करके रखिएगा। ओके, यहाँ से 4 से 5 में आपको बता रहा हूँ। तो पहला है आपका तटस्थता और असंलग्नता, यानी भारत ने किसी भी देश सैनिक गुट में सम्मिलित ना होकर तटस्थता और असंलग्नता की नीति अपनाई है। ओके, कि हमें क्या है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, जिस भी गुट में शामिल हो जाओ तो उसका जो विरोधी होगा वो हमारा क्या है शत्रु बन जाता है। ओके, इसलिए क्या है तटस्थता की, हमें क्या किसी गुट में शामिल नहीं होना, ये आपकी तटस्थता की नीति होती है। दूसरा है सह अस्तित्व अथवा पंचशील, विभिन्न देशों के अस्तित्व के प्रति सहनशीलता, जिसे पंचशील का नाम दिया गया है, भारतीय विदेश नीति का अन्य मौलिक सिद्धांत है। भारत के लिए सह अस्तित्व कोई नवीन सिद्धांत नहीं है, उसने तो सदैव ही क्या है सहनशीलता के रास्ते को अपनाया है और यही क्या है सह अस्तित्व का प्रमुख आधार है। यदि थोड़ा बहुत आप कुछ गलती करते तो मैं आपको माफ कर दूंगा। ओके, ये क्लासिक पर सहनशीलता। ओके, जैसे आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध, कि हमारे जो देश के आंतरिक मामले हैं अगर उसमें कोई हस्तक्षेप कर रहा है, ओके, तो ये भी इसका विरोध। तो भारतीय विदेश नीति का एक सिद्धांत यह है कि विविध देशों के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का प्रबल विरोध होगा। ओके, जैसे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंग परख, असमानता का विरोध, इन सब का विरोध, साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध, रंग भेद का विरोध, ओके, असमानता का विरोध, ये इसका भी क्या है लगातार विरोध किया है। ये भी क्या है विदेश नीति का सिद्धांत है। निःशस्त्रीकरण का समर्थन, ओके, विश्व शांति को प्रबल समर्थक होने के कारण क्या है भारत ने क्या है निःशस्त्रीकरण का क्या है शस्त्रीकरण का विरोध किया और निःशस्त्रीकरण को समर्थन किया है। तो ये 5 पॉइंट दिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, कितना शॉर्ट आपको दिया हुआ है। तो 5 पॉइंट में आपको भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत बताए हैं। याद करते समय तो पहले तो आपको हेडिंग याद होनी चाहिए, हेडिंग याद होगी ना फिर 2-2 लाइन में तो आप सबके बारे में आप जानते ही होंगे, आराम से आप लिख लेंगे। ओके, समझ लिया तो 2-2 लाइन तो आप आराम से लिख सकते हैं, वो रटना नहीं है। रटना क्या है, हेडिंग बस याद रखनी है, हेडिंग बस याद करनी है, 5 हेडिंग याद करके रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अभी हमने क्या भारतीय विदेश नीति को जैसे ये पॉइंट जाने हैं, इसके पहले विशेषताएं क्या है उसे भी देख लेते हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया मैंने, क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर 4 थे, क्वेश्चन नंबर 3 बताया तो लगभग वही आपके रहने वाला है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है, बात वही रहने वाली, सेम वही रहने वाला है। पॉइंट भी अगर 1-2 आप वही लिख देते तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि विशेषताएं वो आपकी लगभग भारतीय विदेश नीति की वही सिद्धांत है, वही विशेषताएं रहती है। तो जैसे पहला यहाँ विशेषता में दिया हुआ है स्वतंत्र विदेश नीति का पालन। ओके, तो भारत क्या है स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेगा, यानी क्या है किसी का कोई भी देश उसका हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये बताया जा रहा है। विश्व शांति का प्रोत्साहन करेगा। ओके, ये भारत की विशेषता है कि विश्व शांति का क्या है प्रोत्साहन करना। दूसरा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण, आधिपत्य का विरोध, वही हम क्या है पिछले वाले क्वेश्चन में यही सब मैंने आपको समझा है, सेम वही है। सस्तीकरण का विरोध, सस्तीकरण का विरोध और निःशस्त्रीकरण का समर्थन, ये भी क्या है वही विदेश नीति का आपका सिद्धांत भी है भारत की, और विदेश नीति का विशेषता में भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग, तो ये लगभग वही क्वेश्चन है। ओके, तो सेम ही क्वेश्चन रहने वाला, एक याद कर लेते हैं फिर आप सेट कर सकते हो। ओके, कोई अलग रहेगी क्वेश्चन ज्यादा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत चीन के मध्य मतभेदों के 4 कारण लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया है। मतभेद क्या है, क्या आपस में भारत चीन की बुराई चल रही है। ओके, तो एक दूसरे को शत्रु भी मानते हैं, तो क्या क्या ऐसा रीजन है। ओके, तो इसे हम देख लेते हैं कि भारत और चीन में मतभेद के कारण। पहला पॉइंट है कई सारे ऐसे रीजन हैं। ओके, तो इसमें आपको 4 पॉइंट में बताना है कि चीन ने सन क्या 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तिब्बत की संस्कृति को नष्ट कर दिया, जिससे क्या है भारत को बेचैनी बढ़ी। तो भारत है, अब मैप में देखिएगा भारत, फिर उसके बाद तिब्बत, उसके बाद चीन आता है, मतलब भारत और चीन के मध्य तिब्बत एक देश है। ओके, तो अब चीन क्या कर रहा है, तिब्बत को हड़प रहा है। ओके, जब चीन का अगर क्या है तिब्बत को भी हड़प लेगा और तिब्बत पर भी अपना कब्जा जमा लेगा तो भारत को दिक्कत होगी, क्योंकि फिर क्या है चीन डायरेक्ट आक्रमण कर सकता है। ओके, तो ये भी दिक्कत है। तो इसलिए 1950 में तिब्बत ने कब्जा कर लिया, तो ये और तिब्बत की संस्कृति नष्ट किया, तो भी भारत को यहाँ से दिक्कत हुई। दूसरा है कि 1959 में तिब्बत के धर्मगुरु एवं निर्वाचित शासक दलाई लामा को भारत ने राजनीतिक शरण दी। चीन ने भी इसे क्या है चीन के विरुद्ध आचरण कहा।
क्या कहा, जब क्या है, जो चीन है तिब्बत को लोगों को परेशान करने लगा, तो वहाँ के जो तिब्बत के शासक थे और धर्मगुरु थे दलाई लामा, वो क्या भाग कर कहाँ गए, शरण मांगने आ गए, कहाँ, भारत में। तो भारत ने क्या शरण दे दी, और कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला इस स्थान है, वहाँ पर रुके हुए थे। वहाँ लगभग आप देखिए हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला के स्थान में अधिकतम तिब्बती है लोग है मतलब वहाँ से शरण लेकर आए हैं। ओके, तो ये ले लिए शरण। तो चीन ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, मतलब चीन का कहना था कि तिब्बत की बिल्कुल सहायता ना करो, मैं उसका कब्जा करता रहूंगा। जबकि क्या भारत विरोधी है कि दूसरे देश को कब्जा करने पर। ओके, जैसे इसके बाद ही पूर्ववर्ती तिब्बत व भारत की मैकमोहन रेखा को क्या मान्य न करते हुए अक्टूबर 1962 को चीन ने समस्त भारत चीन सीमा पर क्या आक्रमण कर दिए। मैकमोहन रेखा है ओके, भारत और चीन के बीच। तो इसे क्या किया गया, तो इसको माना नहीं है चीन ने। ओके, और क्या कर दिया, 1962 में क्या युद्ध कर दिया। ओके, परंतु 21 नवंबर को चीन ने एक तरफा युद्ध का विराम घोषणा कर दी, लेकिन उसने भारतीय क्षेत्रों से अपनी सेनाएं हटाने से इंकार कर दिया, कब्जा कर लिया। फिर कह दिया कब्जा कर लिया, फिर कह दिया अब मुझे युद्ध नहीं करना। ओके, युद्ध पर विराम कर दिया। तो भारत ने कहा भाई जितना मेरा कब्जा किया है उतना तो छोड़ दो, लेकिन कहा कि जितना तक मैंने कब्जा कर लिया वो नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा कहलाएगा, इस टाइप से। और आज भी एक बड़ा जो भारत का क्षेत्र है वो क्या है, चीन के कब्जे में है। जैसे चीन युद्ध से भारत की क्या छवि को और देश विदेश में क्या दोनों और जगह क्या धक्का लग गया। इस संकट से उभरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी, जिससे क्या भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचे। कि अभी क्या है, इससे क्या किस बार से स्वाभिमान ठेस पहुंची कि भारत अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। ओके, और उसे क्या है, ब्रिटेन और अमेरिका की सेना की सहायता लेने के लिए ले रहा था। ओके, लेने की मांग कर रहा था। ओके, इसलिए भारत की क्या धक्का लगा किस बार से कि हम किस बार से भी कमजोर है। ओके, तो इस प्रकार से तो ये आपका दिया हुआ पॉइंट भारत चीन के मतभेद के कारण तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों पहले बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की, एमपी बोर्ड एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, नोट्स बहुत जरूरी है। जो इतने अच्छे से आप चीजें समझना चाहते हैं तो नोट्स आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ओके, सभी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर है, कई प्रकार के मॉडल पेपर दिए जाएगा, एमपी बोर्ड को टारगेट करके तैयार किए गए, जिससे अगर इसे पढ़ लेते हैं तो भी आप क्या 80 में स्कोर कर जाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो जरूर करके रखिएगा, पीडीएफ आप मटेरियल मिल जाएगा, आसानी होगी आपको पढ़ाई करने में। ओके, और नाम मात्र की फीस में आपको मिल जाएगा सब। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ताशकंद समझौता और शिमला समझौता कैसे कहते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया था। तो ताशकंद समझौता बताना, शिमला समझौता। चैप्टर के स्टार्टिंग मैंने आपको शिमला समझौता तो बता दिया, तो स्वयं आपको वही रहने वाला है। ओके, ताशकंद समझौता आपका क्या रहता है कि ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, कब हुआ, 10 जनवरी 1966 को। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में यही आता, कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट में नहीं पूछा जाता। पूछा जाएगा ताशकंद समझौता किन किन देशों के मध्य हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। ताशकंद समझौता कब हुआ, तो 10 जनवरी 1966 को हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका रहता है। इस समझौते के जरिए 1965 के जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसको समाप्त किया गया था। साथ ही समझौते के अनुसार ये सब बातें तय की गई थी। तो 1965 के पहले की स्थिति में सभी सशस्त्र बल वापस लेना पड़ेगा, युद्ध बंदियों को क्या व्यवस्थित स्थानांतरण कर दिया जाएगा, आर्थिक शरणार्थी संबंधों को बहाल करना, एक दूसरे के आंतरिक जो मामले उनमें दखल ना देना, ये सब क्या है तय किए गए थे ताशकंद समझौते में शर्तें। ओके, बातें तय की गई थी। और यह समझौता किसके मध्य हुआ, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खां के बीच हुआ था। ओके, शिमला समझौता मैंने आपको पहले बता दिया है कि 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। ओके, भारत पाकिस्तान के मध्य भारत की तरफ से इंदिरा गांधी ने और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या है इस पर हस्ताक्षर किए थे। ओके, तो ये इस पर से आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की पराजय का कारण लिखिए। कि देखिए 1971 का जो युद्ध हुआ, तो युद्ध के बाद क्या परिणाम हुआ कि बांग्लादेश देश का उदय हो गया। ओके, तो इसमें क्या पाकिस्तान की करारी हार हुई, 90,000 तक की पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने क्या सीधे क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। तो इस प्रकार से पाकिस्तान की हार हुई, पराजय हुई। क्या क्या रीजन है वो रीजन बताने हैं। ओके, तो ये कितने ये युद्ध लगभग 14 दिनों तक चला था और पाकिस्तान की पराजय के कारण पहला तो कि सबसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्या नैतिक पक्ष एकदम दुर्बल है। पाकिस्तान ने जो पूरी पाकिस्तान है के साथ क्या भेदभाव अपनाई थी, मतलब पूरी पाकिस्तान को पाकिस्तान अपना हिस्सा मानता ही नहीं था। ओके, तो पाकिस्तान अपना हिस्सा अच्छे से मानता ही नहीं था, उसके साथ भेदभावपूर्ण करता था। ओके, उसे राजनीतिक अधिकार और उसके अधिकार देता नहीं था उनके लोगों को। ओके, इसलिए क्या है इसके परिणाम स्वरूप क्या है वहाँ का जन आंदोलन हो गया। जो लोग हैं उन्होंने आंदोलन कर दिया। बांग्लादेश के निर्माण में बंगाली जनता प्राणपण में अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी। सेकेंड पॉइंट है कि पाकिस्तान सैनिक दृष्टि से क्या है भारत से कमजोर है। सिंपल है, भारत की सेना क्या है पाकिस्तान की सेना क्या है भारत से कमी है। ओके, पाकिस्तान की तानाशाही सेना प्रजातांत्रिकरण की प्रक्रिया की उपेक्षा कर रही थी या उसे उपेक्षा भारी पड़ी। पाकिस्तान के अत्याचारों से पीड़ित होकर लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आए। इस कारण भारत और पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप का क्या मौका मिल गया। भारत ने क्यों हस्तक्षेप किया भैया, ये तो क्या है पाकिस्तान पूरी पाकिस्तान की लड़ाई थी, भारत का से कुछ मतलब नहीं था।
रीजन था कि वहाँ भारत में यानी जो पूरी पाकिस्तान यानी अब जो बांग्लादेश है वहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो बंगाली लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, वो भारत में आ रहे थे, लाखों की संख्या में भारत में आ रहे थे। तो भारत जब आएंगे इतने सारे लोग तो उनको क्या भोजन तो देना ही पड़ेगा, रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। भारत पर क्या दबाव बढ़ा था, भारत की समस्या बढ़ रही थी, तब इसलिए भारत को एक मौका मिला, एक रीजन मिला कि किस प्रकार से कि वो इसमें हस्तक्षेप करे। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य पूर्वी पाकिस्तान का तक सहजता से नहीं पहुंचा सकता। मैप में आप देखिएगा पाकिस्तान यहाँ है और आपका बांग्लादेश यहाँ है, जो पूरी पाकिस्तान का इलाका। अब यहाँ से जब उसका सामान पहुंचाना है तो पूरा क्या है, ये पूरा बीच में भारत हो जाता है। तो पूरा किसके माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से भेजना पड़ता था, काफी समय लगता था। इस प्रकार से तो दोनों में क्या बहुत ज्यादा दूरी थी। इस कारण से क्या हुआ कि समुद्री मार्ग को क्या भारतीय नौसेना क्या घेराबंदी कर ली और क्या उनकी सेना में आपूर्ति बंद कर दी। तो भारत ने क्या किया, यहाँ से क्या किया, जो यहाँ से आते थे लोग समुद्र मार्ग से, तो भारत ने यहाँ बीच में क्या लगा दिया, बैरियर लगा दिया, समझ ली। तो अभी आ नहीं पाते थे, तो इसलिए यहाँ से क्या सेना भी नहीं भेज पाया और इसलिए क्या पाकिस्तान युद्ध हार गया। नेक्स्ट अब देख लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके 2 क्वेश्चन है, परमाणु नीति वाला क्वेश्चन। इसके आने के हाई चांस अभी तक नहीं आए, लेकिन आ सकता है, तैयार करके रखना है, क्योंकि मॉडल पेपर में ही आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था और पहले भी क्वेश्चन आपका अर्धवार्षिक त्रैमासिक में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका होगा। क्या क्वेश्चन है कि भारत की परमाणु नीति विश्व शांति के लिए आवश्यक है, उपरोक्त संबंध में आपके विचार लिखी। सेम अभी क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम जो आपका एमपी बोर्ड एग्जाम का जो मॉडल पेपर 2025 का जारी हुआ है, मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन है, समझाया भी था मैंने कि भारत की जो परमाणु नीति विश्व शांति के लिए आवश्यक है, क्यों, किस प्रकार से आवश्यक है, देख लेते हैं। तो भारत की परमाणु शक्ति का प्रयोग विनाशकारी उद्देश्यों के लिए करने के विरुद्ध है। भारत कहता है कि परमाणु शक्ति रखो, लेकिन इसका विनाशकारी उद्देश्य के लिए ये मैं नहीं बना रहा हूँ। 1974 में भारत ने एक परमाणु धमाका किया था, परंतु इसके साथ भारत ने यह घोषणा की थी कि भारत का परमाणु धमाका सैनिक लक्ष्यों के लिए नहीं बल्कि क्या शांतिमय उद्देश्यों के लिए है। भारत ने क्या परमाणु बम का परीक्षण तो किया है, लेकिन भारत ने बता दी कि जो हम परमाणु बम बना रहे हैं ये क्या किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं बना रहे हैं, केवल अपनी सुरक्षा के लिए रखेंगे। जब कोई देश हमसे क्या है परेशान करेंगे तब हम इसका यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले से क्या है परमाणु बम फेंकने लगे। इस टाइप से ये बता, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं की, क्योंकि भारत इस संधि को गैर परमाणु शक्तियों के पक्षपात वाली संधि मानता है। अभी आगे वाला क्वेश्चन ये वाला है, इसमें मैं समझाऊंगा। फिर भी क्या बताया जा रहा है, एक परमाणु अप्रसार संधि है, एक परमाणु अप्रसार संधि है जिसके अनुसार है कि जो भी इसमें हस्ताक्षर कर देता है फिर वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, विनाशकारी हथियार का निर्माण नहीं करेगा। मैंने आपको परमाणु बम नहीं बनाएगा। ओके, तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो प्रश्न आता कि जब भारत क्या है शांति का पक्षधर है तो उसमें हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। मैंने इसका रीजन है कि भारत है जो मानता है जो परमाणु अप्रसार संधि है वो भेदभाव है, वो क्या भेदभाव करती है। किस प्रकार से भेदभाव, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ओके, यहाँ मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए यहाँ 4 फ्रेंड है, यहाँ 4 फ्रेंड A B C D 4 फ्रेंड है। ओके, अब क्या है सबको यहाँ समोसा मिलता है, सबको यहाँ समोसा मिलता है। तो पहले A वाले ने अपना समोसा खाया, B वाले ने खा लिया, C वाले ने खा लिया। ओके, समोसा खा लिया। अब क्या है सबका क्रम से खाते जा रहे हैं अपने समोसा, D वाले की नंबर आएगा समोसा खाने का। अब ये क्या करते हैं, A ने अपना समोसा खा लिया, B ने भी, C ने भी। अब तीनों ये आपस में मिलते हैं, अब डिसाइड करते हैं, तीनों आपस में मिलते हैं कि हम एक रूल बनाते हैं कि आज से क्या है समोसा खाना बंद हो जाएगा, कोई भी समोसा नहीं खाएगा। ओके, अब कोई भी समोसा नहीं खाएगा। तो अब ये D वाला कहेगा तो लड़ाई लड़ेगा ही। क्यों लड़ेगा, क्योंकि ये आपका जब टाइम था तो अपने समोसा खा लिए, जब मेरा टाइम आया D वाला कहेगा तो बस आपने क्या मना कर दिया कि कोई अपने रूल बना दिया कि कोई समोसा नहीं खाएगा। तो ये तो भेदभावपूर्ण है, या तो सभी समोसे ना खाते या फिर सभी समोसा खा लेते, ये प्रकार से होता है। 3 ने समोसा खा लिया, फिर कह रहा है कि अब क्या है समोसा खाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो D वाला तो क्या लड़ाई तो करेगा ही। तो सेम इसी प्रकार से था कि क्या किया, जो परमाणु बम वाली जो आपकी परमाणु अप्रसार संधि है, तो जो बड़े बड़े देश हैं उन सबने तो परमाणु बम बना के ऑलरेडी रख लिए। जब क्या है छोटे छोटे देश जो जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद हुआ था तभी क्या है परमाणु बम का परीक्षण करेगा। तो जब नए नए थोड़ा देश थे बने थे, ओके, मतलब देश स्वतंत्र हुए थे जो उनको, तो उन्होंने अपना परमाणु बम जब स्टार्ट किए बनाना तो इन्होंने क्या मिलकर रूल बना दिया कि अब कोई भी क्या परमाणु बम नहीं बनाएगा। जबकि पहले से आप लोग ने बना लिए, दूसरे जब नए बनाने लगे लोग तो आपने क्या मना कर दिया। तो इसलिए क्या है इसे भेदभावपूर्ण नीति मानता है। इसलिए क्या है भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। यद्यपि भारत ने परमाणु बम न बनाने की घोषणा की, फिर भी अपने पड़ोसी देशों को ध्यान में रखते हुए 11 मई तथा 13 मई 1998 को 5 परमाणु विस्फोट किया। पहले तो क्या है भारत ने मना किया परमाणु बम नहीं बनाएगा, जब देखा कि जो हमारे जो पड़ोसी देश है, मैंने आपको पाकिस्तान, चीन है, ये सब क्या है परमाणु बम बनाकर रख रहे हैं, तो क्या भारत ने भी फिर सोचा कि बनाना जरूरी है। ओके, यह परमाणु विस्फोट भारत ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से किया। इन विस्फोटों के बाद भारत ने और परमाणु विस्फोट न करने की क्या घोषणा कर दी। इसके साथ ही परमाणु शस्त्रों का पूर्णतः समाप्त करने के पक्ष में है। इसके लिए वह एक आम सहमति वाली संधि के निर्माण की पक्षधर भी। ओके, सिंपल है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, समझकर पूरा तैयार करना है तो आपका क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने परमाणु शक्ति बनाने के निर्णय क्यों लिया।
तथा भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CCBT पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों कर दिया? तो वही से जो मैंने आपको समझाया वही आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि भारत ने क्या है परमाणु शक्ति के बनाने का निर्णय क्यों लिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि जो आपकी संधि है परमाणु अप्रसार संधि का है, ओके, या परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का है, तो इस पर हस्ताक्षर नहीं किए तो क्यों नहीं किए? तो वही है कि भारत ने परमाणु शक्ति बनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि भारत की परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार बनाकर दूसरे देशों पर आक्रमण से बचने के लिए न्यूनतम अवरोध की स्थिति प्राप्त करना चाहता था। लगभग जो मेन देश है सभी के पास परमाणु हथियार है, ओके, तो अगर कुछ भी स्थिति बिगड़ती है तो भारत के पास भी परमाणु बम होने चाहिए, इसलिए बनाया भारत ने परमाणु बम। इसके साथ ही भारत के लिए परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार बनाना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि भारत के दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और इन दोनों देशों से भारत की युद्ध में लड़ चुका है। ओके, तो मैं अभी आपको यहाँ पहले ही बता दिया है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं चीन और पाकिस्तान तो इतना छोटा है फिर भी क्या परमाणु बम रखा हुआ, ओके, इसलिए क्या है भारत को बनाना क्या जरूरी था क्योंकि इनसे अक्सर लड़ाई होती रहती है। भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध जो संधि है इस पर हस्ताक्षर नहीं किए इसलिए इनकार कर दिया, मतलब हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? जो मैंने आपको समझाया क्योंकि भारत से भेदभावपूर्ण मानता है। जो मैंने आपको समोसे का एग्जांपल दिया वो सबसे बेस्ट एग्जांपल दोगे। एवं भारत यह भी मानता है कि यह संधि परमाणु हथियारों के प्रसारण का अधिकार परमाणु संपन्न देशों को देती है। जिनके पास ऑलरेडी परमाणु बम है वो बना रहे हैं तो उन्हें कुछ नहीं बोल पाएगी संधि, लेकिन जो छोटे छोटे देश हैं उस समय तो भारत एक बार से छोटा ही देश था क्योंकि वो अमेरिका लोग तो बड़े देश थे, विकासशील देश थे उस समय की मैं बात बता रहा हूँ आपके, ओके। तो ये जो नए नए देश बने हुए हैं वो परमाणु बम बना रहे हैं तो उनको मना कर रहे हैं। जो पहले से बना रखे हुए हैं और बनाते जा रहे हैं उनको कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो ये भेदभावपूर्ण तो है ही है। तो उसकी इसलिए क्या है इसको क्या है गैर परमाणु राज्यों पर प्रतिबंध लगाती है, इसलिए क्या है इसे भेदभावपूर्ण माना, हस्ताक्षर नहीं किया। समझ गए होंगे, सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाला या निर्धारित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो प्रभावित और निर्धारित एक ही बात रहने वाली है। तो एक भौगोलिक तत्व है, दूसरा आर्थिक तत्व है, तीसरा ऐतिहासिक तत्व है और सैनिक तत्व है। पहले तो 4 पॉइंट आपको तैयार करके रखना है, फिर उनके बारे में 2-2 लाइन तैयार करके रखना है। विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व किस प्रकार से आपका दिया हुआ है तो तैयार आपको कर लेना है कि भौगोलिक तत्व किस प्रकार से, मतलब भारत की स्थिति, भौगोलिक यानी भारत की स्थिति की महत्व से नीति समय समझे। मैंने आपको समझाया था कि भारत का 2 गुटों में, जब पूरे विश्व का 2 गुटों में बटा हुआ था तो किसी एक का भी सहयोग करता भारत तो दूसरा उसका क्या शत्रु बन जाता। अमेरिका सहयोग तो सोवियत संघ शत्रु बन जाएगा, सोवियत संघ का सहयोग करता है तो अमेरिका शत्रु बन जाएगा, ओके। जिसका जब हमारा कोई शत्रु बन जाएगा तो हम पे आक्रमण तो जब चाहे कर ही सकता है। तो यही समस्या थी कि स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात अपनी लंबी सीमाओं की सुरक्षा के भारत के लिए प्रमुख चिंता का विषय था। यदि भारत साम्यवादी गुट में सम्मिलित हो जाता, साम्यवादी गुट यानी वही आपका सोवियत संघ के साथ सम्मिलित हो जाता तो उसकी समुद्री सीमा का खतरा में उत्पन्न हो जाता, क्योंकि क्या सोवियत संघ समुद्री सीमा से आक्रमण कर सकता था। क्योंकि पश्चिमी गुट का अपनी नौ शक्ति के कारण हिंद महासागर में दबदबा था। अमेरिका की बात हो रही है, तो इसका हिंद महासागर में दबदबा था। यदि भारत पश्चिमी गुट में सम्मिलित हो जाता तो अमेरिका पर साम्यवादी राष्ट्र उसके लिए क्या स्थायी खतरा उत्पन्न कर देता होगा। किसी एक में भी शामिल होते दूसरे से लड़ाई हो जाती है हमारी, ये इस बात से बताया जा रहा है। आर्थिक तत्व किस प्रकार से बताया जा रहा है? आर्थिक तत्व का मतलब कि देश क्या है, पूरा देश आर्थिक रूप से क्या उन्नति करना चाहता था, तो दोनों गुटों का क्या सहयोग प्राप्त करना चाहता था, ओके। इसलिए क्या है भारत के अपने विकास के लिए अधिकतम विदेशी सहायता के भी इच्छुक था और वह किसी भी गुट में बना नहीं रहना चाहता था। गुटबंदी से अलग रहने के कारण उसे दोनों देशों के गुटों की क्या सहायता प्राप्त हो। जब उसने अलग गुट बना लिया, दोनों में शामिल नहीं हो तो दोनों से क्या सहयोग कर रहे थे, ये फायदा रहा। ऐतिहासिक तत्व देख सकते हैं, ऐतिहासिक तत्व ये क्या है विदेश नीति के प्रभावित करने वाला तत्व है कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक में ऐतिहासिक तत्वों का बड़ा योगदान है। प्राचीन काल से भारत की जो नीति वो शांति प्रिय थी। सब जो विश्व में भारत की इमेज है वो क्या शांति प्रिय वाली है कि भारत क्या है कि हम शांति वाला देश है, ओके, और कभी भी दूसरे पर आक्रमण नहीं करता, ये इसकी इमेज बनी हुई है। फिर सैनिक तत्व, स्वतंत्रता के समय क्या भारत की सैनिक शक्ति काफी दुर्बल थी। अपनी रक्षा के लिए वह पूरी तरीके से विदेश पर निर्भर था। मतलब अगर भारत को कोई आक्रमण कर देता तो भारत की इतनी भी सेना नहीं थी। ये पहले की समय की पूरी बात हो रही होगी जब देश आजाद हुआ था, तो इतनी भी सेना नहीं थी कि क्या किसी से युद्ध लड़ सके। हमेशा क्या विदेश की सेना की सहायता लेनी पड़ती थी। अपनी सैनिक दुर्बलता के कारण वह क्या राष्ट्रमंडल का सदस्य बना ताकि उसे समय पर अनुसार सैनिक सहायता मिल सके। तो राष्ट्र निर्माण जो मंडल है ओके उसका सदस्य बना, ग्रुप का सदस्य बना, ताकि क्या है जब भी आवश्यकता पड़े तो सैनिक सहायता मांग सके। इस दृष्टिकोण से भारत ने का सभी देशों के साथ क्या है मैत्री यानी दोस्ती बनाना जरूरी था। तो इस प्रकार से दिया हुआ है भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारण। तो टॉप मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए जिन्हें आप तैयार कर लेते हो, यहाँ से आपके 4 नंबर जरूर पक्का हो जाएंगे।
तो आगे दोस्तों आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों अभी टाइम है, ओके, मतलब कम ही समय बिल्कुल बचा हुआ है, लेकिन अभी पास तो आपके कुछ समय है। अगर अभी आप निर्णय ले लेते हैं, अच्छे से कोर्स को ज्वाइन करके पढ़ लेते हैं, तो आप क्या है 80 में 80 स्कोर कर जाएंगे। ओके, तो 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर फुल स्कोर करना चाहते हैं तो एकदम आप कोर्स ज्वाइन करके पूरा अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। तो आगे दोस्तों आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।